बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली में बजट इजलास चल रहा है, बजट पे बहस चल रही है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से बहस मुबाहिसा हो रहा है, शोर शराबा देखने में आता है। आज कुछ बहुत अहम तकारीर भी देखने में आई। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो रुकन सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, ख्वाजा इज़हारुल हसन ने एक अहम तकरीर की। बहुत सी बातें की गई, ख़ास तौर पे शनाख्त की बात की गई और ये कहा गया कि अगर किसी को मेरी शनाख्त पे कोई एतराज़ है तो मैं अपनी शनाख्त पे फ़ख्र करता हूँ। यानी उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, इन्होंने दरअसल नक़ल मकानी नहीं की, बल्कि ये एक तरीक़े से तर्क सुकूनत इख्तियार करके आए। यानी अपनी जो सुकूनत थी, जो परमानेंट रेजिडेंसी, वो छोड़ के पाकिस्तान को उन्होंने ऑप्ट किया और पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार की। अब ये तर्क सुकूनत क्या है और इमिग्रेंट किसे कहते हैं, यानी वो लोग जो हिजरत करके आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो कराची में पैदा हुए या सिंध के दीगर इलाक़ों में पैदा हुए या पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में पैदा हुए, जिनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, क्या वो अब भी महाजिर कहलाएंगे या ये कि वो पाकिस्तान के शहरी होने के साथ साथ अब उनकी शनाख्त एक पाकिस्तानी की हैसियत से होनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी ख़बर जो आज दोपहर से गर्दिश कर रही थी और फिर बिलाखिर आज शब जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को उनकी कराची में जो मौजूद रिहाइशगाह है उस पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जब तक कि सिंध असम्बली का ये बजट इजलास चलता है उस वक्त तक फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो कराची में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद रहेंगी। बजट सेशन जो है वो भी अटेंड करती रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी रिहाइशगाह को सब जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। और इस सब जेल का कंट्रोल जो है ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी इदारा एहतसाब जो है उसने इस सब जेल का कंट्रोल संभाल लिया है। किसी भी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को फरियाल तालपुर साहिबा से मिलने की इजाज़त नहीं है और साथ ही साथ क्योंकि फरियाल तालपुर साहिबा का रिमांड भी लिया गया है जो कि जुडिशल रिमांड है, जिसमें उनसे पूछगछ की जाएगी, इंटरोगेशन की जाएगी, तो वो अपनी जगह है। और उसके साथ साथ चूँकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए हैं सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से, इसलिए उनसे गुफ्तगू भी यानी वो बजट इजलास में भी शरीक होंगी और इस इजलास का हिस्सा भी बनेंगी। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं खैरुन्निसा सुमरो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी आवाज़ मुझे बहुत हल्की आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो, ईयरपीस खोल दीजिएगा मेरा जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बहनी मुझे बताइएगा कि पहले आपकी तस्दीक कर दूं कि सुमरो नहीं खैरुन्निसा मुगल, खैरुन्निसा मुगल, सॉरी जी, खैरुन्निसा मुगल साहिबा, मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे चाहे हम बजट इजलास की बात करें या फरियाल तालपुर साहिबा के हम कराची मुंतकली की बात करें, जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद अब उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया है और रिहाइशगाह को सब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जो कि फरियाल तालपुर साहिबा की नाअहली के हवाले से है, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं और असासे जाहिर नहीं किए, इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई है कि फरियाल तालपुर साहिबा की जो रुकनीत है वो कैंसिल की जाए। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से जो आपने कहा कि पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की है, तो मेरा ख्याल है कि ये केस जो है वो अदालत में है। उनको जो फैसला करना है कि आया कि उनके पर जो इल्ज़ाम है जाली अकाउंट समेत मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो साबित होता है या नहीं। अभी तक उन पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी कार्रवाई हुई है पीटीआई हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया था और जो नेब ने 1.5 करोड़ का मशकूक अकाउंट की निशानदेही की थी, उस सिलसिले में कोई ना एफआईआर दर्ज है, ना ही जो जिस चीज को वो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं उनकी कोई शिकायत फाइल हुई। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो पहले तो बनता ही नहीं, क्योंकि एक ही सूबे में एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांजैक्शन दिखाई गई है। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेट करने दें उनको, लेकिन सियासी इंतकाम जो जब भी होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो आपने देखा है कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है जिनके जो मेंबरान है, जिनकी क़यादत है, उन पर इन्वेस्टिगेशन
होने से पहले फर्द जुर्म तो बात की बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं होती, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त इशू गिरफ्तारी का नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया कि दर हकीकत इनका पीटीआई हुकूमत का जो इस वक्त इरादा था वो सिर्फ गिरफ्तारियों का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, सिर्फ ये कि उस दिन आपको पता होगा कि IMF के नामजद करदा नुमाइंदे हफीज शेख उस वक्त बजट की जो हवाले से जो माशी हमारा सर्वे है और रिपोर्ट वो पेश कर रहे थे, उसकी तरफ से ध्यान हटाना था। अब आप मुझे बताएं कि इन लोगों ने, इनकी रहनी हालत ये है कि इनको ना कानून का पता है, ना पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का पता है। एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसका इस्तेकाक है कि अगर इजलास हो तो उसको शिरकत करना लाजमी होता है, और उस वक्त जबकि उन पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं है, इस वक्त उनको आप मुजरिम भी नहीं कह सकते। तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जो जारी किया वो तो कानून है, और उनका इस्तेकाक बनता है कि वो पार्लियामेंट में आए। और उसके बरक्स आप देखें, इनका रवैया देखें कितना मजा का खेज है कि वो हमारी अलीमा बाजी जिन वो तो मुजरिम साबित हो चुकी ना। देखिए हमारे कानून में कि अगर आप सजा याफ्ता हो, आपको सजा दी जाए, या आप पर जुर्माना साबित हो कि जुर्माना लगाए अदालत की तरफ से, तो वो आप फर्द जुर्म आयद होगी, आप मुजरिम साबित हो गए। तो अलीमा बाजी आप सबको पता है कि रिकॉर्ड पर है कि वो जुर्माना अदा करके आई, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उनको कि आप जो है किस्तों में पैसे जमा करवाएं, तो वो कहाँ है? खैरुन्निसा साहिबा, देखिए वो जो आप बात कर रही हैं वो अपनी जगह है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, यानी जब कोई भी असासे छुपाए जाते हैं और उसके बाद कोई उस पर कोई दरख्वास्त फाइल की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर सबसे पहले तो वो असासे जो अभी, चाहे वो केस तो दूर की बात है कि वो जब तक के केस फैसल होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई रुकने सिंध असेंबली चाहे तो वो ये दरख्वास्त दायर कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाअहली की, जो कि दायर की गई है। तो आप लोग किस तरह से इसका दिफा करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा समेत हमारी जितनी भी क़यादतें, चेयरमैन साहब हैं या को चेयरमैन साहब हैं, उनके असासे वहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, हम लोग यही कहते आए हैं कि ये तमाम सिलसिला बदनीयती पर मबनी है, और इसमें सियासी इंतकाम की भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक बू शामिल है। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये जो मुकदमा ये चलाया है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेब को कहा था कि 2 महीने के अंदर आप रेफरेंस दायर करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, रेफरेंस दायर करें। वो 2 महीने गुजर चुके और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तोसी भी नहीं की गई, रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर पीटीआई के अरकान अगर कानून समझते हो तो इसका मतलब है कि उनको कोई इन्वेस्टिगेशन तो की होगी। जाहिर है कि ये जो है वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चली आ रही है हमारे क़यादत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नवाज शरीफ के दौर में आखिरी 2015 में आई थिंक के ये शुरू हुए थे, लेकिन आप सोचें कि जब रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ और जो असासे छुपाने की बात आ रही है, तो वो हम बार बार कह रहे हैं कोई FIR भी दर्ज नहीं, कोई शिकायत भी फाइल नहीं है। तो इस वक्त आप टाइमिंग्स देखें जरा। उस दिन हफीज शेख माशी सर्वे पेश कर रहा था, तो उसी दिन उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी इन्होंने दिखाई, ताकि वो तमाम जो वो 22 करोड़ के अवाम जो है उसको जो ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश की। असासे छुपाने की बात है तो क्या इमरान खान जो इस वक्त के वजीर आज़म है, क्या खुद उन्होंने अपने असासे जायदाद जो है वो अभी बताएं, आप कौम के सामने लाए हैं? आपको याद होगा अच्छी तरह की जो MST स्कीम की है बड़ी, वो कहते थे कि ये तो लूटी हुई दौलत है और इस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा जो इमरान खान ने MST स्कीम से खुद लिया है। नवाज शरीफ के दौर में जो है अपना जो काले धन से बनाया हुआ फ्लैट जो है वो नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने MST स्कीम में जाहिर किया था। अलीमा बाजी ने जो न्यू जर्सी में असासे बनाए थे वो MST जो आखिरी स्कीम थी नवाज शरीफ के दौर में, उसमें जाहिर हुए थे। आपके तमाम असासे जाहिर हो गए कि आपने उन पर दरख्वास्त दायर की है, हालांकि उनके असासे जो है वो तमाम के तमाम जो है इलेक्शन कमीशन में
तमाम के तमाम मौजूद अच्छा, हैं। खैरुन्निसा साहिबा, जो कागजात नामजदगी थे ना, उसके अंदर एक फॉर्म जो वेल्थ स्टेटमेंट और एसेट्स से रिलेटेड होता है, उसमें बाकायदा उन गोशवारों में कुछ खाने ऐसे बने हुए थे जिसमें इवन अगर आपके बैंक अकाउंट में जो रकम उस दिन तक मौजूद है वो आपको जाहिर करनी थी। ये ख़ास तौर पे जो अदालत की तरफ से अहकामात थे उसके हिसाब से जो कागजात नामजदगी डिज़ाइन किए गए थे उसका हिस्सा रखा गया था कि कोई भी शख्स अगर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहता है और अपने कागजात नामजदगी जमा करता है तो फिर वो तमाम खाने पुर करने होंगे, जिसमें एक खाना ये भी है कि आपके पास जितनी ज्वेलरी है वो भी आपको, जेवरात की डिटेल जो है वो भी लिखनी थी, और ख़ास तौर पे आपके जितने अकाउंट्स हैं, यानी चाहे वो PLS अकाउंट्स हों, करंट अकाउंट्स हों, उन तमाम को मेंशन करना था, और उन तमाम अकाउंट्स में जितनी रकूम मौजूद थी, यानी जो बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो भी लिखना था। तो आप समझती हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा ने तमाम जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात उन गोशवारों में बता दी थी, या ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये महज प्रोपेगेंडा है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेट आप करें, आप इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन हमारा कहना ये है कि हम लोग ये देखें, दोगला रवैया है और डबल पॉलिसी है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अलग कानून बनाएं कि आप इन्वेस्टिगेट अभी करें भी ना और आप उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दें, लेकिन बाकी जमातें जिस तरह PTI आजकल तो बड़े लाडले बने हुए कि आपकी जुर्म साबित भी हो जाते हैं। कहाँ गए वो जो आपके जो बनी गाला के असासे हैं, तो आपने उनका जो है वो कितना टैक्स देते हैं आपको, अभी आपको याद होगा कि ये 2017 में जो है 1 लाख खान साहब का 1,03,000 कुछ टैक्स ये इन्होंने जमा करवाए हैं। अब बात ये है कि खान साहब तो कहते हैं कि उनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है इस वक्त जितनी आमदनी उनकी है। मेरी बात तो सुन ले मुझे, बल्कि ये कि इस पर तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा कम, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिसाइज चाह रही हूँ कि नहीं, आपके पास वक्त है, आप मुझे तफसील से आगाह करें, बताएं मुझे। अभी जो आपने गोशवारों की बात की थी, देखिए इस वक्त जो मुकदमा चल रहा है, इस वक्त जो केस चल रहा है जिसके तहत उन्होंने, कानून नहीं बनता लेकिन गिरफ्तारी की है, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप कुछ साबित हो तो आप गिरफ्तार करें। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हर दौर में इस तरह की खैरुन्निसा साहिबा, यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। नैब के कानून जो है ना वो नॉर्मल लॉज से बड़ा डिफरेंट है। नैब के कानून हो या FIA का कानून हो, इसमें यानी जो बारे सबूत है, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताता हूँ, अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा भी बता दूं कि बारे सबूत यानी जो आपको प्रूफ जो करना है ना, ओनस ऑफ प्रूफ, वो बेसिकली आता है जिस पे इल्ज़ाम होता है मुल्जिम के ऊपर, यानी उसने ये अपने ऊपर, अगर उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है नैब के कवानीन के हिसाब से, तो फिर उससे ये बात खुद साबित करनी है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, यानी उस मुल्जिम को उस पर लगाया हुआ जो इल्ज़ाम है उसको यानी हटाने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए उसने तमाम शवाहिद प्रोवाइड करने हैं। ये उसका काम है, यानी नैब का काम ये नहीं है कि वो शवाहिद प्रोवाइड करे। बड़ा मतलब ये तो देखें ऐसा कानून है ना जो कि चाहे आपकी हुकूमत हो या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इससे पहले ये कानून बना हुआ था। आप दोनों की 5-5 साल हुकूमतें रही हैं, लेकिन आप दोनों ने इस कानून को बदला नहीं, और ये कानून जाहिर सी बात है इसमें जमानत भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज है कि प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, यानी अगर आप चाहें कि ये आपके खिलाफ इंटेरोगेशन ना हो तो आप नेगोशिएट करके प्ली बार्गेनिंग कर लें, पैसे जो है वो नैब को दे दें और आप बरी हो जाएं। देखिए, इसमें नहीं जाते, इसमें फिर बहुत सारी डिटेल आ जाएगी कि ये कानून क्यों नहीं बदला, इस पर काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कानून साजी में जो है उसको फोकस किया, लेकिन ये फिर हम इस इशू से हट जाएंगे। आपने कहा कि नेब का इस तरह आजकल नेब के पास ये कानून है। मुझे पहले 2 बातें बताएं कि एक चीज तो ये है कि मैं वही बार बार कह रही हूँ कि जिस मुकदमे के, जिस केस जो झूठे जाली अकाउंट्स कहूंगी जो केसेस है कि उनके तहत जिस गिरफ्तारियां हुई हैं, तो क्या उसमें कोई FIR दर्ज हुई थी या कोई शिकायत फाइल हुई है? जी, मैं आपको इसका जवाब इतना देता चलूं। खैरुन्निसा साहिबा, सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नेब का नहीं, मुझे नेब का एक और, खैरुन्निसा साहिबा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बात बता दूं मैं कि ये दरअसल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA कराची की जानिब से हो रही थी, और इसमें FIR जो है वो FIA की जानिब से दर्ज हुई, FIA के अपने पुलिस स्टेशन में।
और ये जो केस है ये दरअसल बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट एक है सिंध के अंदर जो कराची में वाक़ है, जहां ये पहले तमाम पेशियां होती रही, वहां ये केस ऑलरेडी चल रहा था। नैब की तरफ से दरख्वास्त आई कि चूंकि अमाउंट बड़ा है और इसकी ज्यादा जो समात है वो इस्लामाबाद में होनी चाहिए और ये केस नैब को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जी, ये उनका डोमेन था। ये देखिए, ये तो जज साहब मौजूद अदालत ने फैसला दिया ना, ये दरखास्त फाइल की नैब की जानिब से जो कि स्पेशल अदालत है, एक स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स हैं जो ऑफेंसेस इन बैंकिंग को डील करते हैं, वहां ये दरखास्त दायर की गई और बाकायदा वहां से जो जज साहब हैं तारिक खोसा साहब, उन्होंने बाकायदा ये ऑर्डर किया कि ठीक है ये केस, उन्हें कोई एतराज नहीं है, ये इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए और नैब अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। जो भी फाइंडिंग हुई थी, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई थी, देखिए हर समाज पर हमारी क़यादत जो है पेशियों पर आ रही थी, चाहे वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा हो, ठीक है, पेशी पर भी आ रहे थे। कोई सवाल ऐसा ना था जिनका वो जवाब नहीं दे रहे थे, या कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने रिकॉर्ड मांगा हो, इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, ये भी चीज नहीं है। और माजी का रिकॉर्ड भी देखा जाए कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भागने वालों में तो है नहीं, तो इसका कोई जवाब बनता ही नहीं था। हम ये कह रहे हैं, उसके अलावा चलिए ये चीजें भी एक तरफ रख दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इन्वेस्टिगेट ना हो, या हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है एहतसाब हम लोग भी चाहते हैं कि हो, लेकिन आप मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले आप सबको याद होगा, नेब नहीं कहा था, नेब चेयरमैन ने कहा था कि पीटीआई के इतने मेंबरान पर इल्जाम है कि अगर उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो या मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी लफ्ज रहे हो, मतलब यही था, तो पीटीआई हुकूमत ही खत्म हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? तो मेरा ख्याल है कि बाकी कुछ कहने की गुंजाइश रहती ही नहीं। हम लोग ये कहते हैं कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ, चलो 10 साल की बजाय 20 साल का एहतसाब शुरू करें और इन्वेस्टिगेट करें, बल्कि हम तो कहते हैं कि इतनी हिम्मत तो लाएं। वो जो परवेज मुशर्रफ जो है वो जाकर बैठे हुए हैं बाहर, तो आप कहते हैं कि उनके लिए तो इतनी हिम्मत करें कि 2 दफा आइन तोड़ने के मुजरिम हैं, उनको इतनी हिम्मत तो लाएं, उनका एहतसाब करें। और वो जो मुशर्रफ के दौर में जितने फंड्स आए थे, जितने पैसे आए थे, वो भी सबको पता है। उसके अलावा जो मेरा ख्याल में उससे भी अगर आगे चले जाए, मुझे एक जुमला के नहीं, उससे पहले आगे चले जाए, मुझे अचानक याद आ गया, ओजरी कैंप डिजास्टर था, तो बाहर से कितने लोग लगाए थे, तो वो लोग थे, तो उनका भी होना चाहिए ना सारा। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं एक बात तो एक वजाहत करना चाहूंगा आपकी। आपने कहा ना कि कराची में जो केस चल रहा था उसमें इंटेरोगेशन होती थी, बेसिकली कॉल अप नोटिस था और कॉल अप नोटिस पे जमानत ले ली गई थी, और उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा था जिसमें ये चैलेंज किया गया था इस टोटल केस को, तो वहां से अहकामात ये थे कि कोई प्रोसीडिंग केस की हो नहीं सकती, तो सिर्फ तारीखें पड़ती थी। मैं खुद भी मौजूद रहा हूँ कई तारीखों में, मैंने खुद देखा कि बाकायदा सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा पेश होते थे डेफिनेटली, लेकिन उसके ऊपर यहाँ तक कि जो अबूरी जमानत या जो इंटरिम बेल दी गई थी उसको कंफर्म भी नहीं किया गया था, यानी सिर्फ तारीखें पड़ती रही। और उसके बाद ये एक एप्लीकेशन आई नैब की जानिब से, इस दरख्वास्त पे मौजूद जज साहब ने फैसला सुनाया और कहा कि ठीक है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर इस केस की प्रोसीडिंग्स जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी जाएं। तो ये मेरी नॉलेज के हिसाब से, जहां तक मैं खुद मौजूद रहा हूं और ये पेशियां देखता रहा हूं। देखिए, बस बात में है कुछ नहीं, आप जो भी कहें, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि 2015 से जब ये केस चले थे, उसके बाद मुझे याद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर जो इन्वेस्टिगेट करे, बशीर मेमन थे जिन्होंने दिसंबर में रिपोर्ट पेश की थी। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो उन्होंने इस तरह की चीजें पेश की थी कि खाने का बिल था 15,000 और लॉन्ड्री का बिल था और कुछ सदके के पैसे अदा किए गए थे, इस तरह की कोई लिस्ट उन्होंने दी थी। तो बात शुरू होती है यहाँ पर 52 करोड़ अरब से, फिर 14 अरब हो जाते हैं, फिर 3 करोड़ हो जाते हैं, फिर 1.5 करोड़ पर आ जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप ये लिख लें कि फिर 1 रुपया भी नहीं होगा। तो ये चीजें कि और जो जाली अकाउंट्स की है वो भी बिल्कुल साबित नहीं हुई कि ना तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कोई इससे ताल्लुक है। अच्छा हाँ, वो जो रिपोर्ट की मैं बात करी थी उसमें एक चीज और भी
नोटेबल है कि आप देखें उसमें जो उन्होंने नाम जाहिर किए थे कि इनके फ्रंट मैन है, उनकी भी कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं था, कोई साथी नहीं थी। एक अपनी ख्याल और अपनी आरा देना। अब आपको पता है कि कानून में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती कि आप किसी के लिए राय हो तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पीटीआई हुकूमत ने कानून को तोड़ने मरोड़ने में और इंतकामी सियासत करने में जो है तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इस वक्त सिर्फ उनका ध्यान ये है कि इन्होंने जो इतना मईशत पर जो बोझ डाला है और मईशत की कमर तोड़ दी है पाकिस्तान की, उसकी तरफ से ध्यान हटाना था। मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि जिस दिन ये रिपोर्ट पेश हुई थी हफीज शेख ने, तो इनका खुद का जो है इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के मेंबर हैं डॉक्टर इश्तियाक हसन, ये उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी से हफीज शेख की जो स्पीच है वो पीछे वो दब गई, उसमें हुकूमत बड़ी मुश्किल से निकल आई, मतलब बहुत मुश्किल में थी। अब आप इन जुमलों का अंदाजा करें, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही थी। आप समझ लें कि इन गिरफ्तारियों का मकसद दर हकीकत क्या था, लेकिन ये तो इनकी नाकाम कोशिश हुई ना। हकीकत में जो कुछ हो रहा है, जिन घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है, एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे, आपका वजीर तो कहता है कि आप एक वक्त की रोटी खाएं, कभी कहते हैं कलभूषण जो है वो। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। जी हाँ जी, थोड़ा इंटरप्ट हुआ इसलिए मुझे अपनी आवाज जो है इको हुई। जी तो कहने का मतलब है, अच्छा बाकी बातें ये कि ये बार बार रिपीटिशन हुई है बहुत सारी बातों की, बल्कि टीवी पर तो आजकल बड़ा आ रहा है कि इन्होंने जो वायदे किए। आप ये खुद सोचते हैं कि एक हुकूमत, एक सियासी जमात जो है, आइन के बाद बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सियासी जमात का मंशूर, इलेक्शन का मंशूर होता है। उन्होंने ये पीटीआई की बात कर रही हूँ, वो अपने मंशूर में ये चीजें लेकर आए थे कि IMF जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो क्या इनके मेंबरान ने इनके लिए नीले तोते का इंतजाम किया? साहिबा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जितनी पार्टियों का मंशूर है उसमें से किसी एक भी नुक्ते पे अमल दरामद होता नजर नहीं आता। अगर हम आपके मंशूर की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिस मंशूर की कोई बात ही नहीं की जाती आज। देखिए मुझे कहने दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी वादे किए, देखिए मुझे आप मौका दें, मैं अपना मंशूर लेकर आपके प्रोग्राम में शरीक होंगी और मैं उसको कंपेयर करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने घरों का वादा किया था, घर बनाकर दिए। पीटीआई ने आज तक एक ईंट नहीं लगाई, 50,000 घरों का वादा किया था ना। उसके बाद जो है बेरोजगारी खत्म करेंगे और लाखों नौजवान जो है वो बल्कि बाहर से भी आएंगे वापस यहाँ पर रोजगार। एक से रोजगार तो क्या दिया उनको, लेकिन आपने देखा हो कि इस साल की रिपोर्ट है कि 60 लाख अफराद जो है वो बेरोजगार होंगे। और आपको ये मेरे स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ के शायद 2 लाख मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो उन्होंने बेरोजगार किए हैं। ठीक है, खैरुन्निसा सुमरा साहिबा, जी बस वाइंड अप कर लीजिएगा, मुझे फिर अगली स्टोरी पे जाना है। हेलो, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी बस लास्ट नोट जो आप कहना चाहें वो कह दीजिए, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाना है। जी मुझे समझ नहीं आई, मुझे क्या कंटिन्यू करना है? बस लास्ट नोट जो आप कहना चाहें आज की इस खास तौर पे बड़ी खबर के हवाले से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो हमारे तमाम लोगों की गिरफ्तारियों से इस मुल्क की आवाम को भूख से निजात मिल सकती है या महंगाई से निजात मिल सकती है, क्योंकि ये जो बजट पेश हुआ है पीटीआई हुकूमत का, वो भूख बजट और टैक्स बजट और महंगाई बजट है। अगर उससे निजात हो सकती है, या बिजली गैस की कीमत कम हो सकती है, या हमारे आम आदमी पर जो कर्जों का बोझ लाद दिया गया है वो कम हो सकता है, तो हमारी गिरफ्तारियां हमें मंजूर है। लेकिन बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब ये एक बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों की गिरफ्तारी से ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं तो फिर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मंसूर शेख साहब के हवाले से।
और ख़ास तौर पे अब जब कि हम देखते हैं कि जिस तरह से बजट पे बहस चल रही है, चाहे कौमी असम्बली हो या फिर सूबाई असम्बली हो, दोनों असम्बलियों में इस वक्त बजट पे बहस जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। कौमी असम्बली में भी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं और मुख्तलिफ मेंबर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से तकारीर का सिलसिला जारी रहा। फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वफाकी बजट पेश किया उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, या ये कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं उनका जो बोझ है वो आम आवाम पर पड़ता है। यानी बजाय इसके कि डायरेक्ट टैक्सेस लगा के जो सरमायादार तबका था या जो जागीरदार तबका था उस पर टैक्सेस लगा के आवाम पे से बोझ कम किया जाता, तो उसकी बजाय जो आसान तरीक़ा होता है, यानी कि आप शेख खुर्दनोश पे टैक्स लगा दें, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अशिया ज़रूरियात हैं उन पे टैक्स लगा दें, तो बआसानी हर शख्स जो भी वो चीज़ें ख़रीदेगा गवर्नमेंट को उसका टैक्स जो है वो मिलता जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो कि टैक्स नेट बढ़ा के लगाए जाते हैं, जो कि बाकायदा लोगों से वसूल किए जाते हैं, ऐसे लोग जो इस्तात रखते हैं, वो ज़रा मुश्किल काम होता है। इसी तरह टैक्स नेट की जो यानी कम से कम लिमिट थी टैक्स लगाने की, जो पहले तकरीबन 1 लाख माहाना के ऊपर थी, यानी अगर कोई शख्स 1 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा कमाता है तो फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था। बाद में इसे कम करके 8 लाख रुपए सालाना कर दी गई थी और इसे अब इस बजट में कम करके 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई। यानी अगर कोई भी शख्स 50,000 रुपये से ऊपर जिसकी आमदनी होगी उससे टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो एमनेस्टी स्कीम आई है, अगर हम इसकी बात करें तो हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा ये कहा गया कि इस किस्म की एमनेस्टी स्कीमों का मकसद ये होता है कि लोग अपने जो उनका जो स्याह धन यानी काला धन होता है उसे सफ़ेद किया जाता है, उसे लीगलाइज किया जाता है। तो फिर यानी कि हमेशा के लिए यानी हमेशा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमनेस्टी स्कीम्स की मुखालफत करती आई थी, तो अब कार्य सरकार चलाने के लिए और कोई चारा नहीं रहा था, इसीलिए ये वही एमनेस्टी स्कीम्स हैं जो माजी में भी हम देखते रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे वज़ीर-ए-आज़म जो कि बाहर से इम्पोर्ट किए गए, जिनके आने के बाद ये एमनेस्टी स्कीम्स का इजरा किया गया, तो बहरहाल फिर से एक एमनेस्टी स्कीम और भी लॉन्च कर दी गई है और ये कहा गया आवाम से कि 29 जून तक जितना सरमाया उनके पास है या ऐसा काला धन उनके पास मौजूद है, खौफ कैश में हो, डॉलर्स में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो उसे डिक्लेयर करें और एक स्मॉल परसेंटेज दे के उसे वाइट कर लें, यानी उसे लीगलाइज कर लें। बहरहाल सियासत में ही कहा जाता है कि ये यू टर्न्स जो हैं ये लेने पड़ते हैं और अगर कार्य सरकार चलाना हो, यानी ख़ास तौर पे हुकूमत का कारोबार चलाना हो, तो फिर ये जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं ये देनी पड़ती हैं। बहरहाल हम कुछ बात करना चाहेंगे माफ़ कीजिएगा PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के इक़दाम के हवाले से, यानी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स माफ़ कीजिएगा जिनकी कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाती उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी ऐसे फ़ोन जो कि अगर उनके EMI नंबर्स जो हैं उसकी बाकायदा प्रॉपर रिसीट और तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड ना हो, अब अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा फ़ोन चलाया जाएगा तो उसे फ़ौरी तौर पे PTA की जानिब से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बाकायदा PTA की जानिब से एक प्रॉपर सिस्टम दिया गया, यानी एक नंबर है जिस पर SMS करके अगर आप अपना EMI नंबर जो है वो उस SMS के ऊपर भेज देते हैं तो फिर आपको ये बता दिया जाता है कि आया फ़ोन रजिस्टर्ड है या नहीं है। और वो फ़ोन जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर कराने का ऑनलाइन एक तरीक़ा दिया हुआ है और जिसके ज़रिए ये तमाम फ़ोन्स रजिस्टर कराए जाते हैं। अगर आपका फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं होगा या अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाती कि ये फ़ोन चोरी नहीं हुआ है और ख़ास तौर पे ये फ़ोन गैर कानूनी तरीके से स्मगल नहीं हुआ है, तो फिर ये फ़ोन रजिस्टर कर लिया जाता है। बदकिस्मती से हमारे जो मार्केट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, जो मोबाइल मार्केट्स हैं, इसमें जो ब्रांड न्यू फ़ोन्स हैं जो ख़ास तौर पे कस्टम पेड होते हैं या ड्यूटी पेड हैं या जिन पे टैक्सेस पे किए जाते हैं, उनके कारोबार का हुजूम कम है और उससे कहीं ज़्यादा हुजूम जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका है। और साथ ही साथ ऐसे फ़ोन्स जो पर्सनल बैगेज में लाए जाते हैं, जिनकी ड्यूटीज़ पे नहीं की जाती, जिससे डिक्लेयर नहीं किया जाता, वो फ़ोन्स मार्केट में बड़े बेदरीग तरीके से फ़रोख्त हो रहे होते हैं। तो चूँकि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और अब कुछ सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, इसलिए PTA की जानिब से जो है ना ये चूँकि इक़दाम किए गए हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन्स डीलर्स जो हैं उनकी जानिब से आज सदर के इलाके अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाज भी किया गया है। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए हैं और डीलर्स की मुशावरत के बगैर मोबाइल फ़ोन्स बंद करने का सिलसिला ना रोकने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी भी दी गई है।
इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ रिजवान आरिफ साहब मौजूद हैं, रिजवान इरफान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो कि सदर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन के। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आज जो एहतजाज किया गया है पीटीए के खिलाफ, यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ, जो फ़ोन की बंदिश की जा रही है, ऐसे गैर कानूनी या गैर रजिस्टर्ड फ़ोन जो कि वेरीफाइबल नहीं है, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, सर क्यों किया जा रहा है ये एहतजाज? ये तो अच्छी बात है ना कि चोरी जो मोबाइल फ़ोन होते हैं जो आपकी मार्केट में फ़रोख्त होते हैं खुलेआम, और या फिर ऐसे नॉन कस्टम पेड फ़ोन जो कि पर्सनल बैगेज पे या स्मगल करके लाए जाते हैं, वही वेरीफाई नहीं हो पाते ना। क्या शिकायत हैं आपको पीटीए से? असल में शिकायत ये है कि हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को ड्यूटी दें। जो आप चोरी के मुताबिक जो बात की, हमने तकरीबन कोई 5.5 से 6 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके दिए। हम भी चाहते हैं कि जो नॉन जेन्युइन आईमीज है उसको बंद किया जाए जी। हम ये चाहते हैं जो जेन्युइन आईमीज है उसको क्लियर किया जाए, उसकी ड्यूटी ली जाए जो जायज है। अब लोग जो है चाह रहे हैं कि इंपोर्ट करें, एक यूज मोबाइल की जो है SRO जारी हो गया है, लेकिन हर्डल ये है कि उसमें जो पीटीए जो है जो अप्रूवल नहीं दे रही है, और जो उन्होंने जो रेशो रखा है ड्यूटी का वो नए के मुताबिक है, वो सरासर नाइंसाफी है। हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा है कि हमसे ड्यूटी ली जाए जो जायज बनती है। आप कैसे एक 15,000 के सेट जो है आप उसमें 20,000 25,000 ड्यूटी यूज के कैसे आप देंगे? सवाल ही पैदा नहीं देंगे आप। और जो हम जो गवर्नमेंट जो एमनेस्टियां निकाल ली है, इतनी एमनेस्टी दे रही है, हम तो जा रहे हैं कि जो मोबाइल आ गए उसको एमनेस्टी दी जाए, जो जायज बनता है उसकी ड्यूटी ली जाए। हम ड्यूटी देने को तैयार हैं। हम तो चाह रहे हैं। रिजवान साहब यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि बाकायदा इसकी लास्ट डेट दी गई थी, मोबाइल रजिस्टर्ड कराने का बताया गया था, और उसके बाद से ये इक़दाम शुरू किए गए हैं। तमाम ऐसे फ़ोन्स जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिए गए उनको बंद नहीं किया गया। तो सर ये पहले, यानी ऐसे फ़ोन्स जो कि अगर आपके पास मौजूद थे तो आपको पहले रजिस्टर्ड करा लेने चाहिए थे, या वजह बताऊं, एक पॉलिसी दे देते ना शुरू में, तो ये मोबाइल आते ही नहीं। लोग जेन्युइन क्लियर पॉलिसी दी हुई थी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता। नहीं सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पीटीए की जानिब से बाकायदा एक तरीक़ाकार बताया गया, यानी मुझे तक ये पता है कि अगर मैं कोई मोबाइल फ़ोन मैंने नया परचेज किया तो सबसे पहले मैंने SMS करके उसका IMI नंबर जो है वो चेक किया कि आया फ़ोन रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसलिए कि मैं नया फ़ोन परचेज करके ला रहा हूँ। अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो मेरा फ़ोन भी बंद कर दिया जाएगा इस्तेमाल होते ही। तो सर आप लोगों को तो पता है ना, आप मार्केट में जब फ़ोन परचेज करते हैं तो ये चेक क्यों नहीं कर लेते कि सेकेंड हैंड फ़ोन आया वो फ़ोन रजिस्टर्ड है या नहीं है? हम तो रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहे, पीटीए रजिस्टर्ड करती है ना। हम तो कह रहे हैं जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है हम रेवेन्यू देने को तैयार हैं। पीटीए का काम सिर्फ रजिस्टर्ड करना है, पीटीए का काम जो है ड्यूटी नहीं लेनी है। वो पीटीए की वजह से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, FBR को जो है वो ड्यूटी नहीं मिल रही है। आपको बताऊं, जब FTA था तकरीबन कोई 6-7 साल पहले की बता रहा हूँ, 33 लाख मोबाइल इंपोर्ट होते थे। अब 6 से 7 लाख मोबाइल इंपोर्ट होते हैं पीटीए के आने के बाद। तो ये तो जो है इंपोर्ट घटी है ना, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। रिजवान साहब मुझे ये बताइएगा कि जो तरीक़ाकार पीटीए ने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिस तरह ऑनलाइन जाके आप रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उस पर ड्यूटी पे की जाती है, मुझे बताएं कि आपका जो इख्तलाफ है वो नए मोबाइल फ़ोन्स की ड्यूटी पे है या सेकेंड हैंड जो कि इम्पोर्ट होते हैं? बाकायदा ये मोबाइल फ़ोन्स की किट्स इम्पोर्ट होती हैं जो गैर कानूनी इम्पोर्ट है, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं दी जाती, वो इम्पोर्ट कर ली जाती हैं और उसके बाद वो मार्केट में सरेआम बिक रही हैं। यानी अगर कोई भी शख्स जाए वो कहे मुझे मोबाइल फ़ोन की किट चाहिए, तो हर मॉडल हर कंपनी जो इम्पोर्टेड मोबाइल्स हैं उनकी किट्स मौजूद हैं, यानी बगैर डब्बे का मोबाइल है, उसके साथ चार्जर भी मौजूद नहीं है, आप वो सिर्फ किट खरीद लेते हैं जो कि रिफर्बिश्ड भी हैं, जो कि गैर कानूनी है। सर इसमें कौन सी ऐसी उसकी बात है इख्तलाफ की? गैर कानूनी की जो बताते हैं आप, ये कोई जो है कोई मोबाइल उड़ के दौड़ जाते हैं, कस्टम एरिया से क्लियर होते हैं ना, आप क्यों रोकते नहीं है उसको वहाँ रास्ते में? कस्टम से क्लियर होके आ रहा है। हम तो गवर्नमेंट को ड्यूटी नहीं जाते ना, हम नहीं चाहते कि जो है वो पैसा जो है रिश्वतखोरों के बाद जाए। हम तो गवर्नमेंट को ड्यूटी देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट हमसे बात करे, हम जो जायज ड्यूटी बनती है हम देने को तैयार हैं। हमारे 80% जो है मुल्क में यूज मोबाइल खरीदते हैं लोग। जो एक आम आदमी जो है वो 15 से 20 हजार का मोबाइल खरीदता है। अगर 15 से 20 हजार के मोबाइल में अगर 20 से 25 हजार ड्यूटी देंगे, कौन देगा? कोई दे सकता है गरीब आदमी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हम तो कहते हैं कि आप उसकी ड्यूटियां कम करें, जो जायज ड्यूटी बनती है। एक मोबाइल अगर 20,000 रुपए का सेट है नया, और एक यूज मोबाइल जो 10,000 रुपए का है, तो आपको उसको थोड़ी आप मैच कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से ड्यूटी लेना उसकी। सर जो यूज मोबाइल आपके पास आते हैं किस तरह आपके पास आते हैं? जो बैरून मुल्क से जो बाहर से आ रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्या चैनल होता है सर? कैसे आते हैं आपके पास? यूज मोबाइल सबको पता है, बैगेज के थ्रू आता है। बैगेज में कोई ड्यूटी दी जाती है? नहीं ड्यूटी दी जाती।
और हम तो कह रहे हैं हम ड्यूटी हम देने को तैयार है ना। हम तो जो ड्यूटी हम तो एक जो है पहले गलत काम कर रहे थे अगर लोग, तो हम तो सही काम करने को तैयार है ना। रिजवान साहब, जब ये ऑलरेडी लास्ट डेट दी गई थी और इसमें बाकायदा ये बताया गया था कि अगर इस डेट के बाद कोई भी जो मोबाइल फोन हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो रोक दिए जाएंगे, ड्यूटीज भी मेंशन कर दी गई थी, तो सर फिर आप लोगों की एसोसिएशन ने ये सेकेंड हैंड मोबाइल्स क्यों खरीदे मार्केट में रखने के लिए? क्योंकि सर आपको बताऊं, अगर आप पॉलिसी दे देते इंपोर्ट पॉलिसी, तो कोई इस तरह थोड़ी मंगाता मोबाइल, वो तो ड्यूटी दे के मंगाता ना। आप जो 15 जनवरी के आपने टाइम दिया, उसके बाद जो है कोई पॉलिसी वाजे नहीं की इंपोर्ट की न ड्यूटी की। अगर आप वो कर देते तो ये सारा माल जो है इंपोर्ट होता और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता। अभी तो जो है गलत तरीके से है ना, जो रास्ते में जो है लोग उन्होंने पैसा दिए। हम तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू खरीद लिए ना, जो जायज रेवेन्यू हम देने को तैयार हैं, हमसे बात करें। हमने एफबीआर के चेयरमैन को लेटर दिया 15 तारीख को। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई तरीका है कि अगर इन सेकेंड हैंड मोबाइल्स को लीगली इंपोर्ट किया जाए और बाकायदा इस पे ड्यूटी डिक्लेयर करके दी जाए, तो फिर क्या ड्यूटी बनती है? जो असल में इन्होंने यूज मोबाइल की जो वैल्यूएशन लगाई है वो नए मोबाइल के हिसाब से लगाई है। नहीं सर, ये अनरजिस्टर्ड या नहीं, अगर आप वैसे ही पोर्ट पे डिक्लेयर करते हैं कि जी ये मैं यूज्ड मोबाइल इतने यूज्ड मोबाइल्स मंगवा रहा हूं, तो उस पे क्या ड्यूटी लगाई जाती है? मैं बता रहा हूँ ना, एक 10,000 का सेट जो है उसमें 8,000 में ड्यूटी दे रहे हैं। वो कैसे देगा आदमी? एक 10,000 का मोबाइल जो है अगर उसमें 2 से 3,000 पर मोबाइल ड्यूटी बनती है, वो देने को हर आदमी तैयार है। यूज मोबाइल की और नए मोबाइल की ड्यूटियां अलग होती हैं। हर जगह यूज आइटम आता है, उसके वो डिप्रिसिएशन होता है। वो जो है 25 से 50% जो डिप्रिसिएशन होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी ड्यूटी दी जाती है। हमारे यहाँ रिजवान साहब, आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सी नई चीजें जो है ना, वो उनके डब्बे अलग इंपोर्ट होते हैं, बल्कि डब्बे यहाँ छाप भी लिए जाते हैं सर, बॉक्सेस। और बाकायदा जो नए मोबाइल हैं वो भी सर ये एक अरसे से होता चला आ रहा है कि नए मोबाइल सेकेंड हैंड कह के इंपोर्ट किए जाते हैं, सेट्स बिल्कुल अलग आ जाते हैं, डब्बे यहीं प्रिंट हो जाते हैं, मार्केट में एक्सेसरीज उनकी अलग आ जाती हैं, हर चीज पे ड्यूटी बचा ली जाती है और ये बेच दिया जाता है। सर ये आप नहीं जानते कि ये काम, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम है? मोबाइल में IMEI नंबर होता है, आप उसमें IMEI नंबर डालेंगे, चेक कर देंगे, कब पता चलेगा कि कब इशू हुआ, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ। ये कोई गाय भैंस थोड़ी है कि सिंग टेढ़े हैं या उल्टे हैं या सीधे हैं। ये एक मोबाइल है, उसका IMEI नंबर है। आप जो ये बंद कर रहे हैं मोबाइल, IMEI के थ्रू बंद कर रहे हैं ना, तो IMEI आप उसमें डालेंगे तो पता चल जाएगा कब इशू हुआ, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ। आप उसके हिसाब से आप ड्यूटी लें। तो सर इस सिलसिले में आपकी कोई मुज़ाकरात हुए हैं आपके PTA से? देखिए, एहतजाज अपनी जगह एक हक है आप लोगों का, बिल्कुल, लेकिन मुज़ाकरात किए जाते हैं, बाकायदा PTA को लेटर्स लिखे जाते हैं सर, इस पे बात की जाती है, तब जाके मतलब ये मामला हल होंगे ना। ये खाली एहतजाज कर लेने से, हड़ताल की धमकी देने से तो मामला नहीं हल होंगे। लेटर लिखने के बाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी हुई और PTA को बोला गया कि आप ये मोबाइल बंद ही करें, इनसे मशावरत करें, उसके बाद भी मोबाइल बंद हो रहे हैं। ये हमने एहतजाज का आखिरी रास्ता होता है, जब हमारी सुनी नहीं गई, जब हम लोगों के साथ जो है बैठने को तैयार नहीं है, तो हमारा जो है तो आपने कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं सर्व कराया PTA पे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारा राइट है ये, बिल्कुल हम करेंगे। आप अगर गवर्नमेंट जो है अदालत की बात में मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जो है क्या होगा? तो लेकिन ये बात आप मानते हैं कि कराची में इस वक्त भी इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, अगर मैं मतलब एक अंदाजे के मुताबिक आपसे कहूं, तो 20 से 30% चोरी के मोबाइल भी फरोख्त किए जाते हैं सर। और कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को जिस तरह से अगर आप लोगों की एसोसिएशन जो है ना वो चोरी के मोबाइल खरीदना छोड़ दे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान यानी कराची से फोन स्नैच होना बंद हो जाएंगे। ऐसा हमने एक सिस्टम बनाया है, कराची के एडिशनल आई साहब ने एक SOP दी है कि अगर कोई यूज मोबाइल बेचने आता है तो उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और CPLC कंफर्म कराते हैं। हम बता तो रहे हैं, हमने 5.5 से 6 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके दिए चोरी इतने हुए। हमने एक SOP जारी की है एडिशनल IG साहब के तवज्जुह से, और हम जो है मोबाइल रिकवर करके दे रहे हैं। अगर हम चोरी के मोबाइल खरीद रहे होते तो पता चल जाता लोगों को। ऐसी बात नहीं है, बहुत से मोबाइल इसके जो है मुल्क से बाहर भी जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं, वहां चलते हैं, क्योंकि वो IMEI नंबर जो है वो वहां चल सकता है, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कि कराची के अमन को बर्बाद करने के हवाले से दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब पुलिस मुकाबला जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्द का ताल्लुक अलकायदा से कहा जाता है और अब्दुल रज़ाक और राजा ग्रुप से था। साना सफूरा गोट में मुलव्विस दहशतगर्द का करीबी साथी था। और कराची पुलिस चीफ का आपको ये भी बताते चलें कि जो व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर है वो भी एक्टिव हो गया है और इसी हवाले से तकरीबन एक $18,000
यानी जो एक शख्स, एक शहरी लूट गया था, उसके $18,000 लूट गए थे, उसकी FIR दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक यानी आजकल के मॉडर्न दौर में एक बड़ा स्टेप है कि अब अगर लोग चाहेंगे तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी वो अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। और इसी हवाले से एक वीडियो पैगाम एक शहरी का भी जो है वो मंजर आम पे आया है, जिसमें उसने अपनी जो FIR दर्ज होने पे उसने इज़हार तशक्कुर भी किया और ये बताया कि उसकी FIR जो है ना वो दर्ज कर ली गई है। और उसने शुक्रिया का पैगाम जो है वो डॉक्टर अमीर शेख के नाम और कंप्लेन सेंटर का जो अमला था उसके नाम एक शुक्रिया का पैगाम भी भेजा है। तो अब इसका बाकायदा एक नंबर दिया गया है जिस पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और कराची पुलिस की जो एफ़र्ट्स हैं ख़ास तौर पे दहशतगर्दी को, टेररिज्म को ख़त्म करने में, उसको हमें सराहना चाहिए, क्योंकि ये जो दहशतगर्द पकड़ा गया इसके पास से तकरीबन 10 किलोग्राम की एक जैकेट भी पकड़ी गई है, जो अगर खुदा न खासा किसी भी दहशतगर्दी के मंसूबे में इस्तेमाल होती तो बड़े पैमाने पे जानों का ज़िया हो सकता था। बहरहाल इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आवाज़ सुन सकता हूँ मैं। जी मुझे बताइएगा कि नॉर्दर्न बाईपास के करीब से एक पुलिस मुकाबला हुआ है जहां 3 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिल गया है। और कहा यह जा रहा है कि कराची में एक दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा था जिसे नाकाम किया गया है। जी ये नॉर्दर्न बाईपास का इलाका है जहाँ ये सारी कहानी हुई है। ये नॉर्दर्न बाईपास खुदाबख्श कोर्ट है जहाँ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और मारे गए 3 दहशतगर्द जो है उनकी शनाख्त भी हो गई है। दहशतगर्दों में तलत महमूद और यूसुफ, शेख शाहिद और उस्मान आलम शामिल है। तलत महमूद अलकायदा कराची का नेटवर्क का अमीर था। दहशतगर्द शेख शाहिद जो था वो डैनियल पर्ल के कत्ल में मुलविस था, जबकि शेख शाहिद जो था उसकी अगर वो देखा जाए तो शेख शाहिद जो था